students, today we will start with astringents. At first, we will see this video. देखिए, this one is upper layer of our skin. उसमें हेयर फॉलिकल्स होते हैं. यहाँ से ये पोर्स होते हैं स्किन के ऊपर बेसिकली. उन पोर्स में से यहाँ से हेयर्स जो हैं वो हमारी स्किन से ऊपर की तरफ होते हैं. हेयर फॉलिकल्स में से हेयर ग्रो करते हैं जो पोर्स से होते हुए हमारी स्किन के ऊपर अपीयर होती हैं. हेयर्स का फंक्शन क्या होता है उनका? वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी स्किन को एक्सटर्नल फैक्टर से प्रोटेक्ट करते हैं, लाइक डायरेक्ट एयर, डायरेक्ट हीट, डायरेक्ट सनलाइट एंड एनी अदर फैक्टर, जिससे हमारी स्किन को डैमेज होने का खतरा होता है, जिससे हमारी स्किन रैप्चर हो जाती है. तो उसके लिए जो हमारी गॉड ने हमें स्किन के ऊपर पोर्स दिए हुए हैं. उन पोर्स में से हेयर जो हैं वो हमारी बॉडी को रेगुलेट करते हैं, टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं बेसिकली. ठीक है, ये देखिए, ये स्किन की सरफेस है, उसमें पोर्स हैं. उसमें एक पोर्स में से हेयर फॉलिकल जो है ये हेयर फॉलिकल है. यहाँ से होते हुए जो हेयर है वो ग्रो करता है, वो बाहर जाता है. ये देखिए, ये है सीबेशियस ग्लैंड. ये सारा पार्ट है, इसको सीबेशियस ग्लैंड्स बोलते हैं. ये सीबेशियस ग्लैंड्स है बेसिकली. ये इसमें से सीबम रिलीज होता है. ये सीबम कब रिलीज होता है? जब आपकी जो स्किन है वो रैप्चर होएगी. रैप्चर कैसे होएगी? या तो कोई इन्फेक्शन हो गया है, या फिर कोई डायरेक्ट हीट लग गई है, या फिर एयर की वजह से, डायरेक्ट एयर है विंटर्स में, डायरेक्ट एयर की वजह से ऐसा हो जाता है. ठीक है, या फिर कोई एनी अदर फैक्टर. ठीक है, उससे जो अगर आपकी एपिडर्मिस जो आपकी लेयर है, या फिर आपने जो ये हेयर रिमूव कर दिया, अगर आपने ये हेयर रिमूव कर दिया यहाँ से, तो जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है वो क्या करेगा? वो सीबम रिलीज करेगा. जो सीबम है वो यहाँ से होते हुए यहाँ तक पहुंचेगा और यहाँ पे जाके एकामुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा. देखिए, आपको वीडियो दिखाती हूँ मैं एक. एंड तक देखिए इस वीडियो को. देखो, ये सीबम है. ये देखिए, ये ज्यादा सीबम जो है ड्यू टू एक्सटर्नल रैप्चरिंग ऑफ स्किन, the amount of sebum released by our body, by our skin is increase. ठीक है, तो ये increase होता है sebum production that accumulate under the surface of upper layer of skin. This called whitehead or blackhead. At first it convert into whiteheads, but with time due to melanin amount it convert into ब्लैक हेड्स. मतलब क्या है इसका? कि जो स्किन है उसमें जो पोर्स होते हैं, पोर्स में हेयर्स होते हैं, हेयर के नीचे हेयर फॉलिकल होता है. देखिए, दिखाती हूँ आपको एक. देखिए, देखिए, ये अपर लेयर ऑफ स्किन है. इसमें से हेयर्स जो है वो बाहर की तरफ आते हैं. ठीक है, ये हेयर फॉलिकल है. यहाँ से हेयर अटैच होता है अपने रूट से. ठीक है, ये हेयर की रूट है जो उसको फॉलिकल ही बोलते हैं बेसिकली. ठीक है, जो और उसके रूट जो होती है वहाँ हेयर की, वहाँ पे सीबेशियस ग्लैंड्स होती है, उसमें सीबम रिलीज होता है. जनरली हमारी बॉडी जो है, हमारी स्किन जो है इन जनरल वो डेली बेसिस पे ही सीबम रिलीज करती है, क्योंकि स्किन को मॉइस्चराइज करके रखती है. और स्किन जो है एक्सटर्नल बैरियर भी है. कोई देखा ना आपने, जब आप मार्केट में जाते हैं या कहीं और जाते हैं, स्किन में से कोई भी ऐसा सब्सटेंस है, जो कोई ऐसा बैक्टीरिया है या कुछ और है, जहाँ वो स्किन के अंदर जो इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकता, क्योंकि जो सीबम है वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करके रखता है, ड्राई नहीं होने देता एक्सटर्नल एयर की वजह से. ठीक है, बट ड्यू टू सम रीजंस, ठीक है, ड्यू टू सम रीजन, कैसे? एक्सटर्नल रैप्चरिंग ऑफ स्किन, डायरेक्ट हीट, डायरेक्ट सनलाइट, या फिर आपने ये हेयर रिमूव कर दिया, तो जो ये सीबम है इसका अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है. वो इंक्रीज हो जाता है. तो वो जब इंक्रीज हो जाता है तो वो जो है इस अंडर द स्किन अकामुलेट होने लग जाता है. यहाँ से होते हुए पास होते हुए इस पोर्स में से, ये बेसिकली पोर्स होते हैं स्किन के, जहाँ से एयर फॉलिकल वो बाहर की तरफ शो हो रहा है, ये पोर्स होते हैं. ये हमें पोर्स की फॉर्म में स्किन के ऊपर अपीयर होते हैं. ये पोर्स में से होते हुए ये
जो अपर लेयर है स्किन की जो बहुत ज्यादा थिन होती है उसके नीचे ये अकामुलेट हो जाता है और व्हाइट हेड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो स्टिंजेंट्स क्या होते हैं, जब आप इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो जो इसमें प्रोटीन्स हैं इस अपर लेयर ऑफ द स्किन में जो केराटिन प्रोटीन्स होती हैं ये उस प्रोटीन को प्रेसिपिटेट आउट कर देते हैं। मतलब क्या है, इस प्रोटीन्स को बाहर निकाल लेते हैं, बाहर निकाल के ये उनकी एक लेयर यहाँ पे बना देते हैं। तो ये पोर जो है जहां से सीबम ने बाहर आना था वो पोर जो है वो क्लोज हो जाएगा। उस पोर्स को ये उसके ऊपर लेयर बना के उस पोर्स की जो इसकी जो परमेबिलिटी है, ये बेसिकली एक सेल है, एक पोर है, मतलब एक सेल कहते हैं इसको। इस सेल में से अगर सीबम बाहर आ रहा है तो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये परमिएबल हो गया है। परमिएबल क्यों हो गया, क्योंकि आपने इसमें से हेयर निकाल दिया। तो हेयर निकालने की वजह से यहाँ पे जो है गैप रह जाता है। तो गैप की वजह से डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द स्किन है कि जो हेयर है वो निकल चुका है, उसके अगेंस्ट जो है हमारी बॉडी जो है हमारी स्किन जो है वो सीबम रिलीज करती है। वो सीबम जो है यहाँ से होते हुए यहाँ पे कवल्ड हो जाता है और व्हाइट हेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अस्टिंजेंट्स क्या करते हैं, अस्टिंजेंट यहाँ पे अप्लाई करते हैं आप, तो ये स्किन में से प्रोटीन्स को प्रेसिपिटेट करके बाहर निकाल लेते हैं और उनकी एक लेयर बना देते हैं। यहाँ पे लेयर बनने की वजह से ये जो स्किन का पोर है ये उसकी परमेबिलिटी को कम कर देते हैं और यहाँ से सीबम जो है वो बाहर नहीं आ पाता और जो हमें व्हाइट हेड जो ब्लैक हेड्स है वो भी नहीं अपीयर होते, ठीक है। स्टिंजेंट्स क्या होती हैं, these are the compounds which bring about protein precipitation। ये वो कंपाउंड है जो प्रोटीन की जो एक्सटर्नल लेयर ऑफ स्किन है, स्किन मेड अप स्किन एक्सटर्नल लेयर ऑफ स्किन किससे बनती है, केराटिन से। केराटिन क्या है, प्रोटीन्स है, ठीक है। ये प्रोटीन्स को प्रेसिपिटेट आउट करते हैं और उसको अब नेक्स्ट देखते हैं हम, फिर समझाऊंगी सारा ही मैं। दे आर यूजली अप्लाइड टू डैमेज स्किन टॉपिकली। टॉपिकली क्या होता है, जब आप किसी ड्रग को लोकली अप्लाई करते हैं, लोकली मतलब जहां पे आपकी स्किन का कुछ और आपके पिंपल या कोई इन्फेक्शन हुआ है आपने डायरेक्टली उसके ऊपर ही अप्लाई करते हैं तो उसको टॉपिकली कहते हैं। लेकिन जब आप उसको मेडिसिन को वोकल कैविटी के थ्रू इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं तो वो अलग अलग फॉर्म्स टॉपिकली होता है स्किन के ऊपर अप्लाई करना, ठीक है। तो ये स्टिंजेंट जो है वो स्किन के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं और वहां अप्लाई किए जाते हैं जहां पे स्किन जो है डैमेज हो चुकी होती है। डैमेज स्किन पे आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं इनको, ठीक है। और टू द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द जीआईटी इंक्लूडिंग द माउथ, आप इसको अपने जीआईटी की म्यूकस मेम्ब्रेन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके माउथ में कोई लिस्टर हो गए हैं, कोई अल्सर हो गया है, आपके माउथ के अंदर की लेयर में कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उसके ऊपर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये क्या करते हैं, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन करते हैं। The precipitated protein and astringent form a protective layer on the surface। जो प्रोटीन ये प्रेसिपिटेट करते हैं उनके साथ मिलके ये स्किन के ऊपर एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेते हैं जिसकी वजह से जो सेल की परमेबिलिटी है, सेल्स की परमेबिलिटी मतलब यहाँ से ये जो सीबम है ये बाहर आ रहा था, क्यों आ रहा था, क्योंकि परमेबिलिटी थी, यहाँ पे पास करने की कैपेसिटी थी। यहाँ पे ये क्या करते हैं, उसके ऊपर लेयर बना के उसकी परमेबिलिटी को रिड्यूस कर देंगे, ये जो सीबम है वो बाहर आ ही नहीं पाएगा, ठीक है। ये रिड्यूस द cell permeability। Astringents are also known to inhibit the transcapillary movement of plasma proteins। ये क्या करते हैं, देखिए ये सीबम क्यों आ रहा है, यहाँ पे छोटे छोटे कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। यहाँ से सीबम होते हुए यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, जहाँ जाता है, यहाँ से छोटी स्मॉल कैपिलरीज एक्शंस की वजह से ये ऊपर जाके यहाँ तक रीच करता है। ये जो स्मॉल कैपिलरी मूवमेंट्स हैं, ठीक है, ये सीबम की या फिर प्लाज्मा प्रोटीन्स की, ये उनको इनहिबिट करते हैं, उन मूवमेंट्स को इनहिबिट करते हैं जिससे क्या है, जो ये प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, ये प्लाज्मा प्रोटीन्स बेसिकली प्लाज्मा में जो प्रोटीन जो होते हैं, ठीक है। सीबम, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको सीबम की, और भी बहुत सारी जैसे प्रोटीन्स होते हैं उनकी भी ये परमेबिलिटी रिड्यूस करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ट्रांसकैपिलरी मूवमेंट। ट्रांसकैपिलरी मूवमेंट होता है जहाँ पे स्मॉल कैपिलरीज होती हैं, जिससे क्या होता है आगे प्रोटीन्स होती हैं, जो सीबम होता है वो इस कैपिलरी से होते हैं, इस कैपिलरी से होते हैं, इस कैपिलरी तक जाते हुए वो ये अंडर द स्किन जो है वो अकामुलेट हो जाता है, ठीक है। This help to reduce local edema
एक्सुडेशन एंड इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो ये क्या था, अगर आप एस्ट्रिंजेंट नहीं अप्लाई करते तो ये सीबम जो है दैट क्रॉस द पोर ऑफ द स्किन, दैट क्रॉस द सेल ऑफ द स्किन एंड accumulate under the skin and convert into whitehead और local edema। local edema होता है locally inflammation हो जाना। ठीक है, तो ये एक्नीज होती हैं, स्वेलिंग होती है, एक्सुडेशन जो होती है वो व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स को बोल देते हैं। इन्फ्लेमेशन तो जैसे इन्फ्लेमेशन तो सोजिश। ठीक है, तो ऐसी चीजों को, ऐसी जो सोजिश होती है, एक्नीज होती हैं, व्हाइट हेड्स होते हैं, ब्लैक हेड्स होते हैं, लोकल एडिमा होता है, ये उनको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है म्यूकस सिक्रीशन इज आल्सो फाउंड टू गेट रिड्यूस्ड। देखो सिक्रीशन जो है ये क्या करेगा, जब इस सेल की परमेबिलिटी डिक्रीज कर देगा तो ये जो सिक्रीशंस जो है ये बाहर नहीं आ पाएंगी। तो जो सिक्रीशंस हैं वो लोकली आपको दिखेंगी नहीं, यहाँ पे कोई वाइट हेड नहीं होगा, कोई ब्लैक हेड नहीं होगा, तो आपको क्या लगेगा, म्यूकस सिक्रीशन जो है वो रिड्यूस कर देते हैं ये। ठीक है, वो बाहर नहीं आने देते, तो जो है उसकी सिक्रीशन को इसलिए रिड्यूस हो जाती है क्योंकि ये इसकी सेल की ऊपर लेयर फॉर्म कर लेते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेते हैं, जो सीबम है वो बाहर नहीं मूव कर पाता। ठीक है, when applied topically, astringents in low concentrations are found to stimulate growth of new tissues, while in high concentrations astringents bring about corrosive effect on contact with tissues। अब देखिए astringents क्या कर रहे हैं, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन। प्रोटीन प्रेसिपिटेशन कैसे कर रही हैं, वो हमारी स्किन में जो प्रोटीन्स हैं उनको प्रेसिपिटेट आउट करके उनके साथ मिलके लेयर फॉर्म कर लेते हैं। देखिए अगर यहाँ पे कोई थोड़ा सा कुछ कोई इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, और आपने एस्ट्रिंजेंट अप्लाई कर लिया तो ठीक है, एट लो कंसेंट्रेशन आपने एक ड्रॉप 2 ड्रॉप अप्लाई किया है, तो वो अगर प्रोटीन प्रेसिपिटेंट हो भी जाएंगे तो आपको ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे क्या होगा, रिपेयर स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बट इफ यू in high concentration, if you using the astringents in high concentration, it cause protein precipitation at higher level and cause damaging effect to the skin। मतलब अगर आप इसको ज्यादा अमाउंट में अप्लाई करते हैं तो ये क्या करेंगे, हमारी स्किन में से बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन्स को प्रेसिपिटेट आउट कर देंगे। उससे क्या होगा, हमारी जो स्किन है उसके ऊपर कोरोसिव इफेक्ट आएंगे, आपको जो है आपकी जो स्किन है वो और डैमेज हो सकती है। ठीक है, तो इनको आपने लो कंसेंट्रेशन में यूज करना है बिकॉज दीज आर प्रोटीन प्रेसिपिटेंट्स। ठीक है, these cause precipitation of proteins from the skin। ठीक है, when they applied on the skin, these cause precipitation of the proteins from the skin and form a protective layer and also decrease the cellular permeability and transcapillary movements of the sebum। ठीक है, so it reduce local edema and exudation and inflammation। ठीक है, नेक्स्ट है the protein precipitation brought about by astringent is ascribed to the presence of metallic ions having a large charge radius ratio और strong electrostatic field। ठीक है, बेसिकली जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन्स, लॉन्ग चेन्स होती हैं अमीनो एसिड्स की, उनको प्रोटीन्स बोलते हैं। ठीक है, अगर आपने किसी प्रोटीन को प्रेसिपिटेट आउट करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई ऐसा आयन लेना पड़ेगा, ऐसा केटोआयन मतलब ऐसा आयन लेना पड़ेगा मेटल का, वो भी जैसे जिंक हो गया, जैसे पोटाशियम हो गया, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, ऐसा आपको आयन लेना पड़ेगा, केटोआयन लेना पड़ेगा जो उस प्रोटीन के साथ बॉन्ड बना सके। अब आपने जो ऊपर की लेयर है इसके प्रोटीन जो है प्रेसिपिटेट आउट करने हैं। ठीक है, तो अस्ट्रिंजेंट में क्या होना चाहिए, अस्ट्रिंजेंट में कोई ऐसा केटोआयन होना चाहिए। केटोआयन कौन से होती हैं, मेटल, क्योंकि मेटल की कैपेसिटी होती है पॉजिटिव में कन्वर्ट होने की। ठीक है, तो अस्ट्रिंजेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली अस्ट्रिंजेंट में मेटेलिक आयंस होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो क्या करते हैं, जब प्रोटीन के साथ आप उनको मिक्स करते हैं, आप उनको प्रोटीन्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, वो प्रोटीन्स के साथ कंप्लेक्सेशन फॉर्म कर लेते हैं, कंप्लेक्स बनाते हैं प्रोटीन्स के साथ। ठीक है,
तो प्रोटीन्स के कॉम्प्लेक्स बनाने की वजह से वो प्रोटीन को अपने साथ बॉन्ड बनवा लेते हैं और प्रोटीन जो है वो सारा का सारा प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। ठीक है, वो प्रोटीन जो है जो पहले स्किन में था, आपने उसके ऊपर एस्ट्रिंजेंट अप्लाई कर दिया। एस्ट्रिंजेंट में क्या है, मेटालिक आयंस है। मेटालिक आयंस क्या होते हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, मेटल के आयंस। ठीक है, विच कैरी पॉजिटिव चार्ज। वो क्या करेंगे, स्किन में जाके स्किन के जो प्रोटीन है उसके साथ बॉन्ड बना लेंगे। बॉन्ड बनाने के बाद वो उस प्रोटीन को बाहर निकाल लेंगे और उसको उसके पीपीटीज बना देंगे। ठीक है, उसको प्रेसिपिटेट आउट कर लेंगे और फिर उसकी लेयर फॉर्म कर देंगे उसके ऊपर जो स्किन डैमेज हो गई है और उसकी रिपेयर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और जो सीबम वगैरह है जो रिलीज होना था उस पोर्स में से, सेल में से, उसको भी डिक्रीज कर देंगे, क्योंकि ये यहाँ पे एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर। और जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, जो सीबम है, वो बाहर की तरफ नहीं रिलीज हो पाएगा। और ये जो इन्फ्लेमेशन होनी थी, यहाँ पे एडिमा होना था, यहाँ पे वाइट हेड्स आने थे, ये उसको रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, बेसिकली ये है। इन जनरल astringents compounds do exhibit इन जनरली astringent यूज कहाँ पे होते हैं, सेप्टिक एक्शन है इनका। ये क्या करते हैं, ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं बाय कोagulation ऑफ ब्लड एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल कैपिलरी। कंस्ट्रक्शन क्या होता है, जो मैंने बताया था ना आपको, यहाँ पे स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज होती हैं, उस कैपिलरीज में से होते हुए ही सीबम जो है यहाँ तक रीच करता है और यहाँ से बाहर की तरफ मूव करता है। ये क्या करते हैं, उन कैपिलरीज की कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। देखिए, अगर वो कैपिलरी का साइज इतना ज्यादा है तो उसको ये ऊपर वाला जो पोर है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, देखिए ये बताती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, आपने हेयर रिमूव कर दिया, हेयर रिमूव करने के बाद ये जो जहां से ये पोर है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। तो साइज के इंक्रीज होने के बाद ही ये जो सीबम है वो वहां से निकल के स्किन के नीचे अकाउमुलेट होने जाता है और व्हाइट हेड में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या करेंगे, यहाँ पे जो कैपिलरीज हैं उनकी कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन करने से क्या होता है, जो सीबम जो रिलीज हो रहा है, या फिर कोई ब्लीडिंग हो रही है किसी को, तो ये उस ब्लीडिंग को भी खत्म कर देते हैं, कम कर देते हैं। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे जो कैपिलरीज हैं उसकी कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। उसकी कंस्ट्रक्शन की वजह से जो ब्लीडिंग है वो भी स्टॉप हो जाती है। तो इनका जो एक्शन है वो सेप्टिक होता है, सेप्टिक एक्शन है, क्योंकि ये ब्लीडिंग स्टॉप कर देते हैं ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कैपिलरीज। एंड एंटी इंफ्लेमेटरी बाय डिक्रीजिंग सप्लाई ऑफ ब्लड टू द टिश्यूज। देखिए, इन्फ्लेमेशन क्या होती है, इन्फ्लेमेशन होती है जब सीबम जो है या फिर प्लाज्मा प्रोटीन्स जो है वो रिलीज हो जाते हैं और यहाँ पे जो अंडर द स्किन अकामुलेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो स्किन है वो ऊपर की तरफ बल्स बन जाते हैं उसमें, उसको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। अगर यहाँ पे ये सीबम यहाँ रिलीज ना होता, बाहर की तरफ ना मूव करता, तो इन्फ्लेमेशन भी नहीं होनी थी। तो मतलब ये क्या करते हैं, ये इसके ऊपर लेयर फॉर्म कर देते स्ट्रिंजेंट्स, इस सीबम को बाहर नहीं आने देते। तो इनका एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन भी है, इट इज एंटी इंफ्लेमेटरी। ठीक है, नेक्स्ट है एंटी परस्पिरेंट बाय डिक्रीजिंग सिक्रीशन ऑफ perspirations by reducing pore size of the skin। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो ये स्वेटिंग होती है, ठीक है, perspiration जो होती है वो क्यों होती है, क्योंकि हमारी जो स्किन है उसमें पोर्स होती हैं। ठीक है, पोर्स जो होते हैं हमारी स्किन के ऊपर, वो क्या करते हैं, वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करके रखते हैं। ठीक है, जो ये पोर्स हैं स्किन के, इसमें से हमारी बॉडी जो है डेली बेसिस पे वाटर को, आयंस को रिलीज करवाती है, सो दैट जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो रेगुलेट रहे। ठीक है, अगर किसी को ज्यादा जो है स्वेटिंग होती है, ठीक है, तो वो जो है वो कभी किसी की स्वेटिंग की फाउल स्मेल होती है, ठीक है, तो उसकी स्वेटिंग को कम करने के लिए ये इनका एक्शन क्या है, पहले तो ये एस्ट्रिंजेंट जो होते हैं वो ये जो साइज होता है पोर्स का उसको रिड्यूस कर देते हैं। देखिए, जो स्किन के ऊपर ये स्किन है, स्किन के ऊपर जो पोर्स होते हैं ये उस पोर्स के साइज को रिड्यूस करते हैं। कैसे रिड्यूस करते हैं, उसकी जो ऊपर के प्रोटीन्स है उसके साथ बॉन्ड बना के, उसको प्रेसिपिटेट आउट करके, उस
उसके जो पोर का साइज है वो डिक्रीज कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, जो हमारी स्किन के ऊपर जो पोर्स हैं ये उसका साइज डिक्रीज कर देते हैं। अगर किसी को ज़्यादा स्वेटिंग होती है, वो क्यों होती है, क्योंकि वो जो पोर्स होते हैं उसमें से जो वाटर होता है, बॉडी बॉडी वाटर लूज करती है, आयंस लूज करती है। अगर मान लो किसी को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो ये उसका जो एक्शन है इनका एंटी ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। ये क्या करते हैं, स्वेटिंग को कम कर देते हैं, क्योंकि ये पोर्स पोर्स जो है उनका साइज जो है वो डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो डिओड्रेंट जितने भी आते हैं मार्केट में, तो उनमें ये सिंजेंस जो है वो ऐड हुए होते हैं, क्योंकि डिओड्रेंट्स का भी यही काम होता है, ठीक है, स्वेटिंग को कम करना, ठीक है। और दूसरी जो बात है, कॉस्मेटिक में भी यूज होता है। आपने देखा होगा जब भी मेकअप स्टार्ट करते हैं, बिफोर द मेकअप स्ट्रिंजेंट अप्लाई किए जाते हैं, सो दैट जो स्किन है वो वो जो है वो मैच्योर ना लगे। स्किन जो है वो उसकी इस ये क्या करते हैं, स्किन के ऊपर जो पोर्स हैं उनका साइज रिड्यूस कर देते हैं, उसको उससे ये स्किन जो है वो टाइट लगती है। टाइटनिंग ऑफ स्किन जो है उससे जो जिसका मेकअप करते हैं उसके वो एंटी एजिंग है, ठीक है। टाइटनिंग ऑफ स्किन कर देते हैं, पोर्स कर देते हैं, उससे जो मेकअप जो है वो जो स्किन का मेकअप जो है वो काफी टाइम तक टिका रहता है, ठीक है। स्टिंजेंट जो है ये बेसिकली पोर्स का साइज डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एंटी माइक्रोबियल बाय प्रोटीन प्रेसिपिटेशन मैकेनिज्म। अब देखिए, जो माइक्रोब्स हैं वो भी क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वो भी अमीनो एसिड से बनी होती हैं। जब आप इनको अप्लाई करोगे, अगर ये स्किन के प्रोटीन्स की प्रेसिपिटेशन कर रहे हैं तो ये माइक्रोब्स के प्रोटीन की भी प्रेसिपिटेशन करेंगे, ठीक है। अगर आपके कहीं पे माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो गया है तो आप स्टिंजेंट अप्लाई कर लीजिए, तो वो क्या करेंगे, माइक्रोब्स जो है उसको भी डेड कर देंगे, क्योंकि उसमें जो प्रोटीन्स हैं, माइक्रोब्स के जो प्रोटीन्स हैं उसको भी प्रेसिपिटेशन कर देंगे। तो इनका जो एक्शन है वो एंटी माइक्रोबियल भी है, ठीक है। अदर यूज ऑफ स्टिंजेंट्स क्या है, दे आर यूज टू ट्रीट डायरिया। अच्छा, डायरिया क्या होता है, फ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट्स। फ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट्स क्या होते हैं, फ्रीक्वेंट जो है आपकी बाउल जो है वो क्लियर हो रही है। क्यों होती है ये, क्योंकि आपके बाउल में कोई इन्फेक्शन हो गया है, कोई बैक्टीरिया आ गया है, ठीक है। तो जो अस्ट्रिंजेंट्स है ये क्या होते हैं, प्रोटीन प्रेसिपिटेंट। प्रोटीन्स जो है वो प्रोटीन प्रेसिपिटेंट होते हैं ना, तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसमें भी प्रोटीन्स होते हैं, वो भी प्रोटीन से मिलकर बनती हैं। तो जब आपको डायरिया हो जाए, स्ट्रिंजेंट आप ले लीजिए स्मॉल अमाउंट में, स्ट्रिंजेंट जो है उनमें भी डाले जाते हैं। उससे क्या होता है, जो आपके बाउल में कोई बैक्टीरिया है, कोई गट में इन्फेक्शन हो गया है, तो वो इस बैक्टीरिया को डेड कर देंगे, क्योंकि वो उसमें जो प्रोटीन्स है बैक्टीरिया के वो सारे उसमें से निकाल के प्रोटीन प्रेसिपिटेशन कर देंगे। तो ये डायरिया में भी यूज होते हैं। दे आर ऑल्सो पोजेस डिओड्रेंट एक्टिविटी। डिओड्रेंट क्या आती है, जो स्वेटिंग रिड्यूस करते हैं। स्वेटिंग क्यों होती है, क्योंकि स्किन में पोर्स होते हैं। जो पोर्स हैं अगर हम उनका साइज डिक्रीज कर दें, अगर हम पोर्स की कंस्ट्रिक्शन कर दें, तो आपकी स्वेटिंग भी कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो स्टिंजेंट्स क्या होते हैं, डिक्रीज द साइज ऑफ पोर एंड दैट कॉजेज द रिडक्शन इन द एस्पिरेशन इन स्वेटिंग, ठीक है। तो इसकी डिओड्रेंट प्रॉपर्टीज हैं, दे डिक्रीज स्वेटिंग एंड मेक द स्किन टफर और टाइटर, ठीक है। मतलब क्या है इसका, ये स्वेटिंग को खत्म करते हैं और स्किन को टाइट बनाते हैं। क्यों, क्योंकि ये स्किन के ऊपर जो पोर्स हैं उनकी पोर साइज को रिड्यूस कर देंगे, तो उससे जो स्किन है वो यंग लगती है, यंग फीलिंग आती है स्किन की, ठीक है। दे प्रमोट हीलिंग प्रोसेस। ये किसको प्रोसेस करते हैं, हीलिंग प्रोसेस को प्रमोट करते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन की प्रेसिपिटेशन कर देते हैं। तो बॉडी जो है, स्किन जो है वो मैसेज भेजती है कि मेरे पास प्रोटीन्स की कमी है और प्रोटीन्स बनाए जाएं और प्रोटीन तैयार किए जाएं फॉर द स्किन केयर, फॉर द जो होता है रिपेयरिंग ऑफ द स्किन, ठीक है। उससे क्या होता है, हीलिंग जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली स्टिंजेंट्स क्या होते हैं, अगर मैं कंपाइल फॉर्म में बोलूं, स्टिंजेंट्स होते हैं, स्टिंजेंट जो है आर मेड अप फ्रॉम मेटालिक आयंस, दे make a bond with the proteins present in the skin and cause its precipitation, ठीक है। बेसिकली स्टिंजेंट्स में मेटल के आयंस होते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। वो क्या करते हैं,
वो जो स्किन है, जो स्किन की अपर लेयर है, उसमें जो प्रोटीन्स हैं ये उनके साथ मिलके प्रोटीन्स की प्रेसिपिटेशन कर देते हैं और जो स्किन के ऊपर जो पोर्स है उसकी साइज को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, और सीबम की सिक्रीशन डिक्रीज कर देते हैं। उससे जो वाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, जो एक्सुडेशंस हैं वो कम हो जाती हैं। अगर किसी के ब्लीडिंग हो रही है तो आप उसके ऊपर अप्लाई कर दोगे तो ये उस कैपिलरीज हैं उसकी साइज को कंस्ट्रक्ट कर देंगे तो ब्लीडिंग खत्म हो जाएगी। अगर किसी को स्वेटिंग हो रही है तो ये उसके पोर्स को कम कर देंगे साइज को, तो स्वेटिंग रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अगर किसी को आपने आपने हेयर रिमूव किए हैं, मान लो आपने वैक्स करवाई है या फिर आपने शेव की है, तो आफ्टर शेव जो लोशंस होते हैं उनमें स्टिंजेंट्स होते हैं so that they make defense mechanism of the skin टू बी रिपेयर, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये स्किन को डिफेंस मैकेनिज्म को दे मेक द एक्टिवेशन ऑफ द स्किन डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये स्किन के जो जब आपके वैक्स करवाई है या फिर आपने कोई आपने शेव की है तो उसके बाद आपने इनको अप्लाई करना है। आप जब इसकी एप्लीकेशन करोगे तो उसके बाद क्या होगा, आपकी जो स्किन है वो रिपेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी उसकी, क्योंकि ये प्रोटीन प्रेसिपिटेशन कर देंगे तो स्किन जो है, स्किन डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो एक्टिव हो जाएगा और स्किन जो है रिपेयर होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। These are the examples of stringents. The first one is potash alum. potash alum का फॉर्मूला क्या आता है, के होता है पोटाशियम, एल एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट को पोटाश एलम भी बोलते हैं, ठीक है। पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, इट्स ऑल्सो कॉल्ड पोटाश एलम। इट कंटेन्स 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। प्रेपरेशंस क्या है इसकी, it's obtained by adding a concentrated solution of potassium sulfate to a hot solution of an अच्छा, इसके प्रेपरेशन जो है वो हम लेबोरेटरी में करेंगे, प्रैक्टिकल में करेंगे, वहां पे मैं आपको समझाऊंगी डिटेल में, ठीक है। हम इसकी प्रॉपर्टीज करते हैं, इसकी प्रेपरेशन हम प्रैक्टिकल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वी विल डिस्कस इट्स प्रेपरेशन इन द लेबोरेटरी इन द प्रैक्टिकल मैनुअल, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है, कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट है। बेसिकली पोटाशियम होता क्या है, फिटकड़ी, जो हम घरों में यूज करते हैं ना, फटकड़ी, उसको पोटाशियम भी बोलते हैं, फिटकड़ी, फटकड़ी, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज क्या है उसकी, कलरलेस होती है, ये ट्रांसपेरेंट होती है, ग्रैनुलर क्रिस्टल्स होती हैं, या तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती है, कलरलेस होती है, व्हाइट से कलर की होती है, ऑक्टाहेड्रल शेप होती है क्रिस्टल्स की, ठीक है। और इसका जो टेस्ट होता है वो अस्ट्रिंजेंट टेस्ट होता है, ठीक है। जब आप इसको हीट करते हैं वाटर बॉथ के ऊपर तो वो मेल्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद 200 डिग्री टेम्परेचर पे आपको इसको गर्म करते हैं तो ये अनहाइड्रस फॉर्म, अनहाइड्रस मतलब होता है कि इसके जो वाटर के मॉलिक्यूल है ना इसमें 12, तो ये सारे जो है वाटर लूज कर देती है, तो इसकी वजह से ये अनहाइड्रस फॉर्म में कौन से टेम्परेचर पे, एट 200 डिग्री सेल्सियस। इफ यू हीट दिस फिटकड़ी ऑन 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इट लूजन्स इट्स वाटर, ठीक है, एंड कन्वर्ट इनटू अनहाइड्रस फॉर्म, ठीक है। ये वाटर सॉल्युबल है, अल्कोहल में सॉल्युबल नहीं है, इसको फिटकरी भी बोलते हैं, ठीक है। जब आप इसको हाई टेम्परेचर पे, हाई डिग्री पे हीट करते हैं तो ये रेड कलर भी कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, रेड कलर हो जाता है इसका, और ये पोरस पोरस बन जाती है, ठीक है, पोरस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इसको बर्न्ड एलम बोलते हैं, ठीक है। जो ये रेड कलर है इसको बर्न्ड एलम भी बोलते हैं, जला हुआ एलम, ठीक है, जल जाती है, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाती है और पोरस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, इसको बर्न्ड एलम भी बोलते हैं, ठीक है। When it is exposed to very high temperature, hot molecules of water evaporate and sulfuric acid is released, leaving behind a mixture of aluminium, potassium sulfate. Okay. जब आप इसको हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है, पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, साथ में 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जब आप इसको हाई टेम्परेचर पे गर्म करना स्टार्ट करते हैं तो इसमें से सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वो जो है सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो उठना स्टार्ट हो जाएगा, निकलना स्टार्ट हो जाएगा बेसिकली। तो एंड पे क्या रह जाएंगे, पोटाशियम एंड एल्यूमिनियम के सल्फेट सिर्फ, ठीक है। थोड़ा सा सल्फेट हाइड्रोजन के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा और बाकी जो सल्फेट है वो नीचे रह जाते हैं, ठीक है। Potassium aluminium sulfate fuses in its own crystallization water at 92 degrees ASEA. It is acidic in nature and changes the color of the blue litmus.
मतलब क्या है, ये एसिडिक होता है और जो लिटमस पेपर का जो कलर है उसका चेंज कर देता है, रेड कलर कर देता है ब्लू का। ठीक है, यूजेस क्या है, स्टिंजेंट प्रॉपर्टी है इसकी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एंटीसेप्टिक है, सारे स्टिंजेंट्स ही एंटीसेप्टिक होते हैं। ठीक है, इट इज हैविंग प्रोटीन प्रेसिपिटेशन प्रॉपरली एंड यूज एज सेप्टिक फॉर, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यूज इन डिओड्रेंट्स, ये भी डिस्कस कर सकते हैं। बेकिंग पाउडर में यूज होता है बेसिकली इसका। ठीक है, ये एक्ने ट्रीट करता है, ओपन पोर्स को भी ट्रीट करता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है क्योंकि स्किन के पोर्स का साइज रिड्यूस करता है, यंग लुकिंग आती है इससे स्किन की, है ना। तो ये कॉस्मेटिक में भी यूज होता है। देखिए ये बाबल्स जो है वो आपने देखा होगा आफ्टर शेव जो है, कुछ कुछ पीपल जो है लोग वो फटकड़ी यूज करते हैं, वो अपनी स्किन के ऊपर फटकड़ी रब करते हैं आफ्टर शेव। तो बाबल्स भी क्या यूज करते हैं, फटकड़ी, क्योंकि ये स्टिंजेंट प्रॉपर्टी है इसकी, एंटीसेप्टिक है, तो ये जो भी कोई कट लगा होता है ड्यूरिंग शेव तो उसको रिपेयर करने में हेल्प करती है। ठीक है, ये फार्मास्यूटिकल एड है, फार्मेसी में भी इसका बहुत सारी मेडिसिन में यूज होता है इसका। ठीक है, उसके बाद ये मॉस्किटो का लार्वा है जो उसको भी किल करने में हेल्प करती है। ये यूजेस है, आप कर लोगे अपने आप। नेक्स्ट है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट is ZnSO4 plus 7 molecule of water. Zinc sulfate, it is obtained by heating zinc blend. Zinc blend को जिंक सल्फाइड भी बोलते हैं। ठीक है, in the presence of air under specified conditions, the heated mass is dissolved in hot water, filtered and solution. बेसिकली क्या है, आपने जिंक सल्फाइड लेना है, जिंक ब्लेंड लेना है, वो आपको उसको इन प्रेजेंस ऑफ एयर हीट करना है। एयर क्या होती है, ऑक्सीजन, हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के आपके अंडर प्रेशर आपको उसको हीट करना है, दैट कन्वर्ट इनटू जिंक सल्फेट। अगर फार्माकोपियल ट्रीटमेंट करना है आपने, हम आपको फार्माकोपियल रिक्वायरमेंट जो है उसमें ये कैसे इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये जिंक ग्रैन्यूल से मेटेलिक जिंक ग्रैन्यूल से बनाया जाता है। ठीक है, जो जिंक की मेटल है उसके ग्रैन्यूल्स ले लेते हैं, ये छोटे छोटे पीसेस ले लेते हैं, उसकी डाइजेशन करते हैं। डाइजेशन कैसे करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में। तो आपने क्या करना है, सिंपली जैसे हमने आयरन के स्मॉल चिप्स ऑफ आयरन जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड की थी, फेरस सल्फेट बनाया था, तो अब हम इसमें क्या करना है, जिंक के स्मॉल ग्रैन्यूल्स लेंगे, वी ऐड दिस जिंक ग्रैन्यूल्स टू सल्फ्यूरिक एसिड एंड इट कन्वर्ट इनटू जिंक सल्फेट। तो साथ में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, फेरस सल्फेट में भी कौन सी गैस बाहर आई थी, हाइड्रोजन। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या है, इसको व्हाइट वाइट्रियल भी कहते हैं। ठीक है, उसको उसको क्या कहते थे, ग्रीन वाइट्रियल, इसको क्या कहते हैं, व्हाइट वाइट्रियल। ठीक है, फेरस सल्फेट को क्या कहते हैं, ग्रीन, और जिंक सल्फेट को व्हाइट वाइट्रियल। ठीक है, इट फॉर्म्स कलरलेस ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स, प्रिज्म और नीडलेस और एज ग्रैनुलर क्रिस्टलाइन पाउडर। ठीक है, ये कलरलेस ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स होते हैं इसके, प्रिज्म और निडल्स फॉर्म में होते हैं ये। ठीक है, ऑर्डरलेस है, एस्ट्रिंजेंट टेस्ट है और मेटालिक टेस्ट है इसका। ठीक है, सॉल्युबल वाटर है, इनसॉल्युबल इन अल्कोहल है। ठीक है, एसिडिक होता है ये, लिटमस पेपर जो है उसको रेड कर देता है ये ड्यू टू हाइड्रोलाइसिस ऑफ द सॉल्ट, एंड जो इसकी पीएच है वो 5 के अबाउट होती है। जिंक सल्फेट इज नॉन कंबस्टिबल एंड soluble in water. It emits toxic fumes of zinc oxide and sulfur oxide during decomposition. अगर जिंक सल्फेट की आप डिकम्पोजिशन करते हैं तो इसमें से फ्यूम्स जो निकलते हैं वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। वो फ्यूम्स टॉक्सिक क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें जिंक ऑक्साइड होता है और साथ में कौन सी गैस रिलीज होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 प्लस ZnO, जिंक ऑक्साइड, दैट इज टॉक्सिक इन नेचर। यूजेस क्या है, सबसे पहले when used internally zinc sulfate act as emetic acting upon the vomiting reflex. अगर किसी को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग्स आ रही हैं तो जिंक सल्फेट दिया जाता है उसको, क्योंकि ये वॉमिटिंग रिफ्लेक्स के ऊपर काम करता है। ये क्या होता है वॉमिटिंग रिफ्लेक्स, ये ब्रेन में वॉमिटिंग सेंटर होता है एक, जो रिफ्लेक्स एक्शन कोज करता है। जैसे मान लिया आपने कुछ खा लिया, ठीक है, तो वो आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। ठीक है, तो आपकी जो बॉडी है, जो आपका गैस्ट्रिक पार्ट है, वो आपके ब्रेन को मैसेज भेजता है कि जो यहाँ पे ऐसे कंटेंट आ गया है जिसको हम कैरी नहीं कर सकते, डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। तो आपका जो वॉमिटिंग सेंटर है वो इस मैसेज को रीड करता है,
वो उसके अगेंस्ट रिफ्लक्स कोज करता है, उसकी वजह से आपको वॉमिटिंग आती है। तो जिंक सल्फेट जो है इसका एमिटिक एक्शन है। एमिटिक होता है एमेसिस करना, एमेसिस होता है किसी भी कंटेंट को स्टमक से बाहर निकालना। अगर आपने मान लो ऐसा कोई पॉइजन ले लिया है तो उसको किसी मान लो किसी किसी पे कोई पेशेंट है उसने पॉइजन ले लिया है, ठीक है, तो आप चाहते हैं कि वो पॉइजन जल्दी से बाहर आए, तो आपने क्या करना है, उसको जिंक सल्फेट दे देना है। जिंक सल्फेट अंदर उसके अंदर जाके उसका जो वॉमिटिंग रिफ्लेक्स है उसके उसको एक्टिव कर देगा और जो पेशेंट है उसको अपने आप ही वॉमिटिंग आ जाएगी। तो ये एमेटिक्स बोलते हैं इनको, ठीक है। जिंक सल्फेट जो है वो एमेटिक है एक, ठीक है। जो इसका एक्शन है वो बहुत रैपिड होता है, बहुत जल्दी एक्ट करता है ये। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये गैस्ट्रिक मुकोसा को कोई इरिटेशन भी नहीं करता। मोस्टली जितने भी ये कंपाउंड्स होते हैं जिनका एमेटिक एक्शन होता है, जो वॉमिटिंग कॉज करते हैं, वो गैस्ट्रिक मुकोसा को भी किसी हद तक इरिटेट कर देते हैं। तो जिंक सल्फेट का सबसे बड़ा बेनिफिट ही ये है कि ये गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट नहीं करता, बहुत सेफर फॉर्म में यूज करने वाला एमेटिक है, ठीक है। Externally, it is used in solutions and powders as astringents. ये एक्सटर्नली जब यूज करते हैं पाउडर की फॉर्म में आता है, सॉल्यूशंस की फॉर्म में आता है स्टिंजेंट यूज करने के लिए। फॉर ऑप्थेल्मिक पर्पस 0.25% सोल्यूशन इज एम्प्लॉयड। ऑप्थेल्मिक क्या होता है? आईज के लिए। आईज में भी जो जितने भी आई ऑइंटमेंट्स आईज में डालने के लिए ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस जो आती हैं उनमें भी स्मॉल अमाउंट में स्टिंजेंट्स होते हैं, ठीक है। तो 0.25% इसका ऑप्थेल्मिक पर्पस के लिए यूज होता है। The aqueous solution of zinc sulfate is also employed for protein precipitation. जिंक सल्फेट का aqueous solution जो है वो प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, मतलब क्या है कि जो जिंक सल्फाइड है उसका एक्टिव सोल्यूशन यूज कर रहा है, आपने उसका वाटर में सोल्यूशन बनाना है तो उसको आप प्रोटीन प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में यूज कर सकते हैं। बट in the eye solutions, it prepared without borate buffer or acidic pH is equal to 5. देखो जितनी भी ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस होती है ना उसमें बफर्स डाले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आईज जो है दैट इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। इफ यू choose any drug for the eyes, any medicament for the eyes and its pH is not stable to around neutral form, मतलब क्या है कि अगर आपने मेडिसिन बनाई है आईज के लिए और उसकी जो pH है वो आपने ज़्यादा एसिडिक कर दी या ज़्यादा बेसिक कर दी, तो आईज जो है वो बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है बॉडी का, तो आपकी आईज जो है वो डैमेज हो सकती हैं कम्प्लीटली फॉर द लाइफ लॉन्ग। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये रिकमेंडेड है कि आपने आइज़ की जितनी भी ऑइंटमेंट्स हैं, जितने भी सॉल्यूशंस हैं, आपने उसमें बफर डालने हैं, आपने उसकी जो पीएच है वो न्यूट्रल करके रखनी है। तो जो जितनी भी जिंक सल्फेट की प्रेपरेशंस हैं उसमें आपको बोरेट बफर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही बहुत अच्छा एक ड्रग है जिसको आप उसकी जो पीएच है वो अराउंड 5 होती है। तो ये कोई स्किन को रैप्चरिंग नहीं करता, कोई क्रोजिव इफेक्ट नहीं है इसका। तभी तो मैंने बहुत पहले ही बताया था आपको, अगर किसी ने पेशेंट ने कोई पॉइजन ले लिया है तो ये उसको एमेटिक कोज करता है विदाउट एनी इफेक्ट ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ये सेफेस्ट ड्रग है, सेफेस्ट सॉल्ट है, सेफेस्ट आयनिक एजेंट है जिसकी पीएच जो है वो न्यूट्रल की तरफ होती है, ठीक है, ना ज़्यादा एसिडिक है ना ज़्यादा बेसिक है। और मोरओवर जिंक सल्फेट जो है वो डाइटरी सप्लीमेंट में भी यूज होता है, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में इसको इसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट में डाला हुआ है कि बहुत इसेंशियल पार्ट है बॉडी का जिंक सल्फेट। आपको शायद ये पता नहीं है कि जिंक सल्फेट जो है वो आजकल बच्चों को भी देते हैं, इसेंशियल मेडिसिन में ये आता है। अगर जिंक की कमी हो जाए तो लूज मोशंस या वॉमिटिंग्स लग जाती हैं, ठीक है। तो ये जिंक सल्फेट जो है डाइटरी सप्लीमेंट भी है, ठीक है। बट आपने इसको ऐसे फूड के साथ नहीं लेना है जिसमें फॉस्फोरस और कैल्शियम जो है वो ज़्यादा अमाउंट में हो, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होगा, ये आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होगा। कि क्यों? क्योंकि जिंक सल्फेट जो है, अगर आपकी बॉडी में पहले ही कैल्शियम बहुत ज़्यादा है
फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा है, तो जिंक सल्फेट उनके साथ compete करता है, कंपटीशन है इसका उनके साथ, ठीक है। तो अगर आपने हाई फॉस्फोरस और कैल्शियम रिच फूड खा रहे हैं तो आपने उसके साथ जिंक सल्फेट नहीं लेना, क्योंकि इसके इसके इन दोनों सॉल्ट्स के साथ इंटरफेरेंस होती है, ठीक है। इट इज यूज टू ट्रीट एक्ने, ये एक्ने ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। अगर आपको स्टमक अपसेट है, अगर आपका स्टमक अपसेट है, आपको स्टमक की कोई प्रॉब्लम है, तब भी आप जिंक सल्फेट को ले सकते हैं, क्योंकि जिंक सल्फेट जो है वो सेफेस्ट इनऑर्गेनिक एजेंट है, ठीक है। थैंक यू।